Hello, Assalamu alaikum, everyone. So, this video is going to be a little different. Uh, Problem ये है कि समथिंग दैट आई नोटिस्ड कि जब हम यहाँ पे आते हैं यूएस में हमें यहाँ के तौर तरीके यहाँ का सिस्टम कुछ भी नहीं पता होता राइट सो इट्स ईजियर टू टेक एडवांटेज ऑफ अस बहुत से शेडी फाइनेंशियल एडवाइजर्स और लोग आपसे मिलेंगे और आपको मिसलीड करेंगे हर तरह से और मुझे अभी तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला हु wasn't abused or you know taken advantage of in one form or the other by someone like a financial advisor or someone. So I thought this is an incredibly important video considering के जो नंबर वन जो प्रोपोर्शन है फॉरेन ग्रेजुएट्स का अमेरिका में वो हम देसियों का है इंडियंस पाकिस्तानी बंगाली और सबसे ज़्यादा हम में चाइनीज़ थोड़े स्मार्ट होते हैं वो पैसे के मामले में ख़ास तौर पे तो वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनते हम लोग अनफॉर्चुनेटली वी गेट वी कुड बी ट्रिक्ड relatively easily क्योंकि ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनका मेडिकल स्कूल में हम नहीं पढ़ते आपके होम कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है राइट तो पाकिस्तान में जितना मुझे पता है यही होता है कि आपकी गवर्नमेंट या आपका इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप काम करते हो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग योर रिटायरमेंट सो आई वॉज प्लानिंग ऑन मेकिंग दिस वीडियो इन इंग्लिश और पूरा स्क्रीन शॉट्स और प्रेजेंटेशन स्टाइल लेकिन उसमें टाइम लगेगा और मेरे पास ज़्यादातर टाइम होता नहीं है तो मैंने कहा एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों की चंद एक लोग जिन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता they can get some help and hopefully after a few weeks or few months later I can make a proper video out of this. So पहले तो बात करते हैं जी कि why is it even important to look at this stuff. मसला ये है कि जो यहाँ के रेजिडेंट्स फेलोज स्टूडेंट्स होते हैं ना वो 18 साल की उम्र से इन चीज़ों का पढ़ रहे होते हैं उन्हें पता होता है जिस तरह हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं ना ऑमलेट कैसे बनाना है अंडा कैसे उबालना है बेसिक बेसिक चीज़ें हैं राइट जो हमें आती हैं क्रिकेट कैसे खेलना है बड़ी बेसिक चीज़ें इस तरह इन लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं तो बाय द टाइम यू आर 30 और आप रेजिडेंसी कर रहे हो या वट तो आपके पास कुछ भी नहीं होता आपकी रेजिडेंसी से ही आपकी ज़िंदगी शुरू हो रही है और उसके बाद जब आप अटेंडिंग बनते हो आपकी कमाई शुरू हो रही है और आपके साथ बैठा बंदा जो है ठीक है उस पर $500,000 का लोन है लेकिन आपको पता लगता है कि उसके पास 50,000 का 1 लाख का 2 लाख का पोर्टफोलियो है तो व्हाट डज दैट मीन उसका मतलब है कि उनकी इतनी सेविंग्स है और अगर उनको कभी ज़रूरत पड़े दे कैन ऑलवेज पुल आउट मनी फ्रॉम दीज रिसोर्सेज एंड दे कैन डू दैट तो नाउ let me tell you what's my understanding of the US financial system. This is only my opinion, तो please don't give me any hate for that. लेकिन सारा सिस्टम समझने के बाद जो है स्टडी करने के बाद और बड़ी मैंने इस पर रिसर्च की मुझे ये समझ आया कि जो यूएस सिस्टम है ना अंकल सैम जिसे कहते हैं उसने सिस्टम ऐसा बनाया है कि यूएस की इकॉनमी आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड रहे ओवर इन्फ्लेटेड रहे और उस वो कैसे रहे कि सारी दुनिया जो पूरे अमेरिका में हर बंदा काम कर रहा है उसकी सारी रिटायरमेंट पैसे जो है वो सम हाउ दे शुड बी इन्वेस्टेड इन द अमेरिकन इकोनॉमी और वो एक अमेरिकन इकोनॉमी में कैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं बॉन्ड्स हैं स्टॉक्स हैं इनसे इन्वेस्टेड रहे इंडेक्स फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स हैं ईटीएफ्स हैं तो इन चीज़ों में इन्वेस्टेड नहीं इससे क्या है डिमांड एंड सप्लाई की बात है राइट अगर हर बंदा ले रहा है तो जो चीज़ $10 की है या $10 की है वो 1,000 की हो जाएगी क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन पूरे मुल्क के हर बंदे ने उस चीज़ को परचेज करना है तो वो यूएस की इकोनॉमी को बहुत हेल्प करती है अब दूसरी बात ये है कि हम लोग जो हैं अब जो भी कमाते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर पेइंग एनीवेयर फ्रॉम 25 to 45% टैक्स इफ़ यू ऐड द स्टेट टैक्स सिटी टैक्स फेडरल टैक्स सारा कुछ तो एक तो वहाँ से जो हम पैसे कमा रहे हैं मेहनत करके उसमें से दे आर टेकिंग 25 to 45%। उसके बाद जो बच जाता है और उसमें से अगर हम कुछ बचाते हैं तो वी थिंक इट्स आवर मनी एंड वी कैन probably live a good life you can not क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है जो पेचेक टू पेचेक रह रहे हैं और बिल्कुल सेव नहीं कर रहे वो जब 60 के होते हैं 59 के होते हैं तो वो खाली हाथ होते हैं उनके पास कोई पैसे नहीं होते और बहुत ज़्यादा लोग
अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे हमारी देसी कम्युनिटी में बहुत नाइव होते हैं। मैंने इतने लोगों से बात की है, दे आर इन देयर लेट 40s अर्ली 50s, वो कहते हैं भाई हमारी रिटायरमेंट में हमारे पास 10-20 हज़ार भी नहीं है, एक महीने की सैलरी नहीं है। तो क्या वजह है, क्यों नहीं होता? हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग बहुत बेवकूफ़ हैं? नहीं, वो सारी बातें यही है ना, जिस तरह अवेयरनेस की, जिस तरह अभी हम लोगों को स्टेप्स का इतना अच्छी गाइडेंस नहीं होती, यूएसएमएडी की नहीं होती, तो हम लोग जो है वी डू ऑल द मिस्टेक्स। तो अब मैं बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप रेजिडेंट हो फेलो और आप पैसे घर वापस भेजते हो और आपके पास कोई सेविंग नहीं होती, तो आप जो कुछ मैं आगे बताने वाला हूँ ना वीडियो में, उससे सबसे अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, इधर ही रोक दो। जब अल्लाह मियाँ आपको ज़्यादा पैसे दे, जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, कम बैक एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट यू शुड डू विद दैट मनी। ये वीडियो उनके लिए कि जिनको लगता है कि उनके हर पेचेक में से 200 400 500 डॉलर बच जाता है, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ दैट मनी। ठीक है, कुछ लोग बहुत होते हैं वो $1000 बचा लेते हैं, ज़्यादा बचा लेते हैं, तो व्हाट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ दैट मनी। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद दैट, लेट्स से कि भाई पहली बात तो ये है कि आपको ये यूएस में अनफॉर्चुनेट, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपकी रिटायरमेंट आपके हाथ में। आप अगर इररिस्पॉन्सिबली केयरलेसली बिहेव करोगे तो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि जब आप रिटायर होगे 50s में, 60s में, 70s में, आपके पास कुछ नहीं होगा और आपको एकदम से समझ नहीं आएगी मेरे साथ हुआ क्या, मैंने सारी ज़िंदगी काम किया और मेरे पास पैसे कोई नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे बहुत सारे लोगों से जान पहचान है, इस्लाम दुआ है, आई टॉक टू देम, जिन जिन लोगों ने स्मार्ट प्लानिंग नहीं की थी वो वाकई इस सिचुएशन में आ जाए। हमारे ख़ास तौर पे देसी डॉक्टर्स, पता नहीं था, और अगर पता था तो मिसगाइड किया होता किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र ने लोगों, तो उन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस किए और उनके पास रिटायरमेंट के लिए जब वो बूढ़े हो गए इतने पैसे नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। ऑफ कोर्स दे मेड गुड मनी, ऑफ कोर्स दे हैव अ गुड हाउस, ऑफ कोर्स दे हैव गुड कार्स, लेकिन अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए दे डोंट हैव दैट मच सेव्ड। अब पहली ऑप्शन तो ये जी, आप पकड़ो हर महीने 200 400 500 डॉलर, $1000, जितना भी कर सकते हो। जब आप अटेंडिंग बन गए ज़्यादा, होपफुली जितना आप कर सकते हो, 2000 4000 3000, वो एक अलग अकाउंट में डालो और वो सेविंग अकाउंट हो और उसका हाथ ना लगाओ या अपने बेड के नीचे छुपाओ, या किसी लॉकर में करो। देर ऑल इक्वली गुड। ठीक है, मतलब समझ आ गया होगा, राइट? आपकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर घर में कहीं रखते हो छुपा के, तो या लॉकर वगैरह में, तो दे आर रिलेटिवली वल्नरेबल। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में जाते हो, चलो सेविंग्स में सेफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रो नहीं कर रहे। तो मकसद क्या होना चाहिए कि आपके पैसे ग्रो करें बगैर मेहनत के, आपको उस पर एक्टिवली मेहनत ना करनी पड़े। तो वो कैसे हो सकता है? वो ये हो सकता है जी कि आप इन्वेस्ट करें। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि भाई इन्वेस्ट क्यों करें, इन्वेस्टमेंट स्केरी हैं ये वो। विल टॉक अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट लेटर, अभी हम पहले अकाउंट्स की बात करते हैं। तो अब आता है जी, अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के रिटायरमेंट अकाउंट्स हैं। ठीक है तो रिटायरमेंट अकाउंट्स की ना, मैं पहले एक बात आपको बेसिक सी बताता हूँ, हम लोगों को पता नहीं होती बिल्कुल, एटलीस्ट मुझे नहीं पता थी। जो प्री टैक्स अकाउंट्स होते हैं ना, 401k, 403b, 457b, जिसमें आप डाल रहे होते हो पैसे, वो प्री टैक्स होते हैं, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। तो प्लीज़ जितने पैसे बचते हैं उसे दे दो। क्यों? क्योंकि सोचो ज़रा, डू द मैथ, अगर आप 30% टैक्स दे रहे हो, राइट, तो आपको एंड में $70 आ रहा है। लेकिन अगर आप वो $70 या $60 अपने 401k, 403b, 457 में डाल रहे हो, तो वो 70 नहीं जा रहा, वो 100 जा रहा है। और अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो तो आप सिर्फ 60 डाल रहे हो, वो 60 नहीं 100 जाता है पूरा। तो ये हैं जी प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट्स, राइट, 401k, 457, 403b। अब इनमें क्या होता है? इनमें ये होगा कि जी आप लेट्स से 60 के हो गए और आप पैसे निकाल रहे हो ना अपने प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट से, तो चूंकि आपने उसका टैक्स नहीं दिया, और कैपिटल गेन क्या, पहले तो एक इन्वेस्टमेंट आपकी जो मैंने आपको बताई है, जो आपने पैसे डाले। कैपिटल गेन ये कि आपके इन्वेस्ट करके जो उस पर प्रॉफिट हुआ है। अब आपने ना कैपिटल गेन पे पहले कभी टैक्स दिया है, ना आपने अपनी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी उस पर टैक्स दिया। तो बेस्ड ऑन उस वक्त आपकी क्या टैक्सेस हैं और आपकी क्या इनकम है, लेट्स से कि अब आप अटेंडिंग हो एंड यू आर मेकिंग गुड मनी, सो यू आर इन द हायर टैक्स ब्रैकेट, सो अब आप उस सारे में से 45% टैक्स दोगे। सो लेट्स से कि अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किया है और वो 100,000 बन गया है,
तो अब आप 100,000 में से 45,000, बिकॉज यूर इन द हायर टैक्स ब्रैकेट, आपने टैक्स दिया और आपके हैंड में, हाथ में कट कटा के सिर्फ 55,000 है. सो इफ़ यू डू द मैथ एंड ज़रा समझने की कोशिश करो कि ये कैसे हुआ कि आपने 50,000 दिया है और आपने 50,000 20-25 साल में अगर दिया है, तो टैक्स कट कटा के इन यूर इन द हायर टैक्स ब्रैकेट्स, आपको आपके पैसे जो थे वो 100,000 हो गए थे, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ 55,000 to 60,000 आए. डी सी दैट राइट, कि कैसे उन्होंने ट्रिक बनाया हुआ है. पूरी नेशन, पूरी आवाम सारी पीछे भाग रही है. उसमें ये है कि लोग कोशिश ये करते हैं कि कैपिटल गेन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि अगर आपने 50 डाला है तो 50 का आपका लेट्स से 250 बन जाए. उसमें फिर आपको टैक्स उसी तरह कम है कि चलो आप 50 डालते हो तो आपको टैक्स कट कटा के 150 तक आ जाएगा. तो ये है प्री टैक्स. ठीक है, फिर आते हैं जी कि अब जैसे मैंने बताया, फिर आई विल से दैट अगेन, जो आपकी प्री टैक्स इन्वेस्टमेंट है उस पर जो आपको कैपिटल गेन होगा उस पर आपको टैक्स देना होगा, और जो रीजनल कंट्रीब्यूशन है उस पर भी देना होगा, तो दोनों पे आप टैक्स दोगे. अब हम आ जाते हैं आफ्टर टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन. आफ्टर टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत सारी हैं. ठीक है, सिंपल ब्रोकरेज अकाउंट है, आपके आफ्टर टैक्स 401 के कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, ये सारी. इनका इनमें ये होता है कि जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, जो आप पैसे डाल रहे हो पे चेक से अपनी रिटायरमेंट अकाउंट में, वो सारे आफ्टर टैक्स हैं. और जो कैपिटल गेन है उस पे आपने टैक्स नहीं दिया हुआ था, तो जब आप वो पैसे निकालोगे आपने कैपिटल गेन पे टैक्स दोगे. ठीक है, कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ लो कि बस आपने इन आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो आफ्टर टैक्स थी, और आपका जो कैपिटल गेन था वो उस पर आपने टैक्स नहीं दिया था. जब वो आप निकालोगे तो आप उस पर टैक्स दोगे. लेट्स से कि जी आपने $100 इन्वेस्ट किया, तो वो $100 आफ्टर टैक्स था. जब वो $100 आफ्टर टैक्स था तो आपने उस पर $100 लेट्स से प्रॉफिट बनाया है, कैपिटल गेन है. तो अब आप जब उसे निकालोगे ना, तो सिर्फ जो आपका $100 कैपिटल गेन था आपने उस पर टैक्स दिया. लेट्स से अगेन कि आप 45% या 40% दे रहे हो, राइट. तो आपको 155 160 वापस आएगा 100 डालने के बाद. ठीक है, तो ये आपकी आफ्टर टैक्स इन्वेस्टमेंट जो आप ब्रोकरेज अकाउंट में करते हो, आफ्टर टैक्स 401 के, आफ्टर टैक्स 457 भी, 403, ये सारे जो हैं इसका. फिर आता है जी रॉथ. अब रॉथ जो है, ये बात गौर से सुनो कि रॉथ कहीं भी लगे, राइट, 401 के पे, रॉथ IRA हो, ये सब. रॉथ का मतलब ये है कि आपकी, जो मुझे समझ आता है, ठीक है, कि आपकी इन्वेस्टमेंट सारी आफ्टर टैक्स है, और आपको जो इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन्स, वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री है. मेरे नज़र में अगर आपको लगता है कि आप 40% से ऊपर टैक्स, जितना आपकी टैक्स ब्रैकेट है, 40% से ज़्यादा कैपिटल गेन आप बना सकते हो इन 1 ईयर इन्वेस्टमेंट से, तो आपके लिए रॉथ इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. अब रॉथ के दो बड़े हैं, एक रॉथ IRA है अकाउंट. उसमें आपके जब इफ़ यू आर मेकिंग लेस देन 130 एज अ सिंगल और 200 समथिंग एज अ मैरिड कपल, तो यू कैन पुट $6,000 पर ईयर. अगर आप उससे ज़्यादा हो तो उसके फिर एक अलग प्रोसेस है, उसे कहते हैं बैकडोर रॉथ IRA. तो ये जो प्रोसेस है, इसमें फ़ायदा ये कि आपके, चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू डोंट गेट द टैक्स एडवांटेज, आपकी कंट्रीब्यूशन प्री टैक्स नहीं है, लेकिन जब आप निकाल रहे हो ना तो आप टैक्स नहीं दे रहे हो उस पर, रॉथ में. तो आप रॉथ IRA में हर महीने लेट्स से पे चेक से 500 कंट्रीब्यूट कर रहे हो. तो अब अगेन अगर आपने 100,000 डाला था ऑन ओवर अ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स अपने रॉथ IRA अकाउंट में, जब आप रेजिडेंट और फेलो थे तब आप उसमें 6,000 डाल रहे थे, और जब आप अटेंडिंग बन गए आप डायरेक्ट 6,000 नहीं डाल सकते थे, तो आप बैकडोर कर रहे थे, ट्रेडिशनल RA का अकाउंट बना के उसमें पैसे डाल के उसे रॉथ कन्वर्जन करके डाल रहे थे. और वो आपका जो भी, जिस भी बैंक के साथ खोलोगे, मेरिल एज, वैंगार्ड, फिडेलिटी, आप उनको फ़ोन करके कह सकते हो, दे कैन हेल्प यू विद दैट. इट्स नॉट समथिंग, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट दे टेक केयर ऑफ दैट फॉर यू, क्योंकि आपने उनके साथ अकाउंट खोला हुआ है. तो उसमें ये है कि अगर लेट्स से आपने 100,000 डाला है और वो 100,000 अब 200,000 हो गया है, तो जब आप उसको निकालने जा रहे हो ना, आप पूरा 200,000 निकाल रहे हो, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि आपकी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन वाज आफ्टर टैक्स. दूसरा ये है कि रॉथ IRA आप अपने लिए खुलवा सकते हो, अपने स्पाउस के लिए खुलवा सकते हो, अपने बच्चों के लिए खुलवा सकते हो, एज लॉन्ग एज दे आर मेकिंग सम अमाउंट ऑफ मनी. अगर वो कोई पैसे नहीं बना रहे तो बच्चों का रॉथ IRA नहीं कर सकते. फिर आता है कि जी
401k रॉथ जो है, मेगा बैकडोर रॉथ आईआरए, उसमें ये कि जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपकी आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन होती है आपके 401k में, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, जस्ट लाइक योर ओन ब्रोकरेज अकाउंट। ठीक है, ब्रोकरेज अकाउंट वो होता है जिससे आप स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हो, लेकिन उसमें आपको कोई किसी किस्म का टैक्स एडवांटेज नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, यू यूज़ योर आफ्टर टैक्स मनी, और जो कैपिटल गेन है आप सिर्फ उस पर टैक्स दे रहे हो। तो इसका ये फ़ायदा है कि अगेन जो आपने मेगा बैकडोर और रोथ आईआरए है या रॉथ 401k है, उसमें आप बहुत ज़्यादा लिमिट है। जो वैसे 401k 403b 457 में प्री टैक्स आप डाल सकते हो वो 19,500 है, 19,500, आप इससे ज़्यादा डाल नहीं सकते। लेकिन जो मेगा बैकडोर है उसमें आप यू कैन पुट एनीवेयर अप टू, टोटल आपकी 57,000 है, राइट। तो अगर आप 19,500 निकाल दोगे तो रफली 37,000 तक आप डाल सकते हो। बाकी अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपकी रिटायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच आई हैव सीन एनीवेयर फ्रॉम 3,000 to 20,000 डिपेंडिंग ऑन कितना मैच करता है, मैचिंग रूल्स क्या हैं। बहुत से जो हॉस्पिटल्स हैं वो पहले साल में आपके लिए मैच नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, दीज आर द थिंग्स यू गोटा लुक एट कि मैचिंग क्या है और कितनी लिमिट है मैचिंग की। तो एग्रीगेट जो है वो हर साल होता है कि आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन की लिमिट क्या है, टोटल लिमिट क्या है। तो टोटल लिमिट मेरा ख्याल है इस साल 57-58,000 है। तो आपने लेट्स से 19,500 उसमें से निकाल दिया है कि आपका वो प्री टैक्स कंट्रीब्यूशन थी, फिर आपने लेट्स से 6-7 हज़ार आपके एम्प्लॉय ने डाल दिया, तो दैट लीव्स यू 30,000 जो आप आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब जो आफ्टर टैक्स आपने 30,000 401k में डाला है अपना, आफ्टर टैक्स 401k, उसको आप रॉथ कन्वर्ट कर लो। सो व्हेन यू डू रॉथ कन्वर्जन ऑफ द आफ्टर टैक्स 401k, तो उसका फ़ायदा ये है कि जिस तरह रॉथ आईआरए था आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ रहा कैपिटल गेन पे, इसी तरह रॉथ, मेनली रॉथ जहाँ भी लग जाए उसका मतलब यही है कि आपकी कंट्रीब्यूशन इज आफ्टर टैक्स, और आपकी कैपिटल गेन्स जो है आप उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहे। तो दीज आर टू बिग टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स। अच्छा, फिर एक हेल्थ सेविंग्स अकाउंट है, उसका भी है, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू दीज अकाउंट्स। उसका सिर्फ ये है कि मेनली यू कैन यूज इट फॉर हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस विच आर बिग एक्सपेंसेस, स्पेशली व्हेन यू बिकम एन अर्निंग। अच्छा, ये तो मैंने आपको डिफरेंट अकाउंट्स बता दिए। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, लेकिन दीज आर द मेन वंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली एज एन IMG कमिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का। अब तीसरी चीज़ जो आती है कि चलो आपने डाल तो दिए इनमें पैसे, अब क्या करना है, आपको तो नहीं पता कि किस तरह चलाने। तो पहले तो ये कि देखो, जो 401k 403b ये जो होते हैं ज़्यादातर प्लान्स, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी इंस्टीट्यूशन आपके लिए ऑन योर बिहाफ इन्वेस्ट करती है। मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि अगर आप रेजिडेंट फेलो हो तो आप यंग हो, इफ़ यूर इन्वेस्टिंग पुट लाइक कपल ऑफ $100, 300-400 जो डाल सकते हो पर पे चेक, थोड़ा बहुत अपने रिटायरमेंट अकाउंट में, और जितना अग्रेसिव रख सकते हो पोर्टफोलियो रखो, इफ़ दे लेट यू मैनेज इट। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल का 10 साल के रिटर्न्स किस किस ETF म्यूचुअल फंड्स के ज़्यादा हैं, आप उसमें डालो। और उसके बाद हम आते हैं जी आपके रॉथ आईआरए अकाउंट की तरफ, हम आते हैं आपके 401k अकाउंट की तरफ, जो रॉथ के बाद आपने किया है, जो भी अकाउंट आप मैनेज कर रहे हो, आप ब्रोकरेज अकाउंट है आपका, उसकी तरफ। तो उनमें से आपने पैसे अपने ग्रो कैसे करने हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। तो बिफोर आई टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, लेट मी एक्सप्लेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग। जो मीडिया में और जो आपको ज़्यादा पता है इन्वेस्टिंग का, दैट इज़ यूजुअली एक्टिव स्टॉक इन्वेस्टिंग। व्हाट इज़ एक्टिव इन्वेस्टिंग इज़ के आप एक्टिव स्टॉक पिकिंग कर रहे हो। व्हाट इज़ एक्टिव स्टॉक पिकिंग? आप बेट्स लगा रहे हो, आप डेलिबरेटली बाय कर रहे हो आप कंपनीज, और आपको पता है कि कंपनीज आप कौन सी ले रहे हो, राइट। लेट्स से मैं टेस्ला उठाता हूँ, एप्पल उठाता हूँ, फेसबुक उठाता हूँ, तो दीज आर द कंपनीज दैट आई वांट टू बाय ओनरशिप इन। लेट्स से एप्पल है, राइट, तो एप्पल आईफोन बनाती है, मैक बनाती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ के ओनरशिप ले रहा हूँ एप्पल के। लेट्स से आपने ओनरशिप के 1,000 टुकड़े कर दिए हैं, उस 1,000 टुकड़े में से मैं 1 या 2 या 3 टुकड़े ले रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट शेयर्स और स्टॉक्स आर। तो स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर इन्वेस्टर, सिर्फ जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना उनके लो, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, यू नो, जिनके आप नाम जानती हो कि बड़ी बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट है, यू नो, don't put your money in any risky, don't try to exponentially increase your money in a share or stock of a company। ठीक है, जो आपने बढ़ाना है तो वो आप इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो।
अच्छा, ये है, अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसकी मैं आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है, मैनेजमेंट फ़ी है, एक्सपेंस फ़ी है, वो ज़ीरो है। वो अगर आप अपना अकाउंट कहीं से भी खुलवाते हो, लेट्स से मेरिल एज, फिडेलिटी, वैंगार्ड, रॉबिनहुड, वीबुल, जहाँ से भी करते हो, आपको ज़्यादातर ज़ीरो ट्रेड, ज़ीरो फ़ीस देनी पड़ती है, क्योंकि सारा कुछ आप मैनेज कर रहे हो। यू आर योर ओन फाइनेंशियल एडवाइज़र। उसके बाद आते हैं जी हम पैसिव स्टॉक इन्वेस्टिंग की तरफ। पैसिव स्टॉक इन्वेस्टिंग क्या है जी, कि आप यू आर नॉट एक्टिवली पिकिंग स्टॉक्स। व्हाट यू आर डूइंग इज कि यू आर बाइंग अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। अब उसमें एग्जांपल्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि लेट्स से यू हायर समवन, लेट्स से यू हायर मी, राइट, यू आर लाइक उमर भाई आप हमारे फंड्स मैनेज करें, मैं आपको हर महीने या हर साल $1000 दूंगा, वो आपने मैनेज करना है। और मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी लगाऊँ, आपकी फुल, आपको लिबर्टी, आप जो मर्जी करो उस पैसे का, चाहे उठा के मैं जिस मर्जी कंपनी में डाल दूँ। अब उसमें ये प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें उसमें म्यूचुअल फंड्स में प्रॉब्लम ये है यार कि आप अपने पैसे किसी दूसरे बंदे को जान रहे हो, जिसकी तो आज दे रहे हो, जिसको कि आज तक आपने शक्ल नहीं देखी, जिसका आपको नाम भी नहीं पता, और बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होता कि वो ये कर रहे हैं। और आपको ये नहीं पता, एक चीज़ होती है एक्सपेंस रेशो, कि आप उस बंदे को फीस कितनी दे रहे हो। आप अपनी तरफ से $1000 मुझे दे रहे हो, मैंने उसमें आपके 1% मैंने आपसे एक्सपेंस रेशो डाला हुआ है या 2% डाला हुआ है, तो मैं आपके $1000 में से $10, $20, $25 हर महीने निकाल रहा हूँ, विदाउट यू रियलाइजिंग इट। और ऊपर से जो आपका $1000 था, उसमें से मैंने अपने $20-25 निकाल लिए, $975 बचे। अब जो $975 हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जाए, अब वो चाहे 975 का 475 हो जाए, आपको मुझे फिर भी फीस देनी है। समझ आ रही है? कि और बहुत से लोगों को चूंकि पता नहीं होता, स्पेशली हम डॉक्टर्स को, तो वी फॉल इनटू दिस ट्रैप। हम कहते हैं हमारी जो हमने म्यूचुअल फंड खरीदा है, और हमें कुछ नहीं पता उसकी एक्सपेंस रेशो क्या है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी क्या है, और बंदा कौन है जो हमारे फंड्स मैनेज कर रहा है, और वो उसमें से कितने ले रहा है पैसे पर ईयर, पर मंथ। अच्छा, उसके बाद एक और बात आती है कि जी जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इंडेक्स फंडिंग। इंडेक्स फंडिंग क्या चीज़ है? देखो, अमेरिका की जो टॉप 500 कंपनीज है ना, टॉप 500, दे आर 80 to 85% ऑफ द इंटायर यूएस स्टॉक मार्केट। तो अब आप म्यूचुअल फंड नहीं ले रहे, अब आप एक्टिव स्टॉक पिकिंग नहीं कर रहे, अब आप एक ऐसा फंड ले रहे हो जो कि मिरर कर रहा है टॉप 500 कंपनीज को। तो वो उसमें सारा कंप्यूटर काम कर रहा है, उसमें कोई बंदा नहीं बैठा, उसमें कंप्यूटर है। अच्छा जी, लेट्स से टेस्ला टॉप 500 में घुसी, एस एन पी 500 में, फॉरन जो है एस एन पी 500 का जो आपका इंडेक्स फंड है उसमें भी टेस्ला आ जाएगी, टेस्ला बाहर जाएगी, आपके फंड से भी बाहर निकल जाएगी। सो तो यू गेट द ओनरशिप ऑफ टॉप 500 कंपनीज, छोटे छोटे टुकड़े आपको ओनरशिप में मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लेट्स से आप अमेजोन है, तो अमेजोन के अगर 1000 टुकड़े आपने किए हैं ओनरशिप के, तो आपको उसमें से एक टुकड़ा खरीद रहे हो, दैट इज व्हाट स्टॉक्स और शेयर्स आर। तो अब आप जब इंडेक्स फंड्स ले रहे हो, तो आप अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज में से ले रहे हो। फिर आता है कि जी टोटल आप यूएस स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो, कि हर अमेरिका की हर कंपनी में आप अपने पैसे डाल रहे हो, तो आप उसका इंडेक्स फंड ले सकते हो। मेरा ख्याल है कि एक ये जो एस एन पी 500 का इंडेक्स फंड इज़ वेरी गुड, इट्स VOO, विक्टर ऑरेंज ऑरेंज, VOO। फिर हम आगे आते हैं कि जी नैस्डैक। व्हाट इज़ नैस्डैक? नैस्डैक ये जी कि जो अमेरिका के मेनली सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो आप हैं टॉप 100 जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनका जो है इंडेक्स, उसको नैस्डैक कहते हैं। फॉर्चुनेटली ये हुआ है कि आफ्टर डॉट कॉम बबल विच हैपेंड इन 99, 2000 ऑनवर्ड्स जो है ना, जो ज़्यादा बड़ी तरक्की हुई है अमेरिका में, वो सॉफ्टवेयर कंपनीज की हुई है। लेट्स टॉक अबाउट दैम। Amazon, Netflix, Tesla is even in the Nasdaq, Apple, Microsoft, Shopify, जितनी भी आप कंपनीज का सोचो ना, तो वो ब्रिक और मोर्टर ट्रेड नहीं थे, वो सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज थी जो एक्सपोनेंशियली दैट राइज्ड इन द पास्ट फ्यू इयर्स। सो इसलिए पिछले 25 साल में ना सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो नैस्डैक की हुई है, और नैस्डैक का जो कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स फंड है वो QQQ है। ठीक है, तो ये मैंने, अच्छा हाँ, ये मैंने आपको इसमें बता दिया। अब हम आते हैं टैक्सेस की तरफ। ठीक है, आप कोई भी स्टॉक खरीदो, चाहे वो एक्टिव स्टॉक पिकिंग करके आपने एप्पल का खरीदा है,
अमेज़न का ख़रीदा है, माइक्रोसॉफ्ट का ख़रीदा है, या आपने कोई म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदा है, या आपने एक इंडेक्स फ़ंड ख़रीदा है, जिस तरह मैंने आपको बताया वीओ, S&P 500, या टोटल स्टॉक मार्केट का, या QQQ जो कि नैस्डैक का, जो भी ख़रीदा है, अगर आप उसको 12 मंथ से पहले बेच देते हो तो आपको कैपिटल गेन्स पे वही टैक्स देना पड़ेगा जो आप अपनी सैलरी पे देते हो. लेट्स से इफ यू आर एन अटेंडिंग और क्लोज टू 40 to 45%. इफ यू आर अ रेजिडेंट, so somewhere between 25 to 30%. So let me explain it once more. अगर आप $100 आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हो और $100 आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन के बाद आपने जो है वो $100 200 बन गया, तो आप जब उसे बेचोगे तो जो आपका कैपिटल गेन $100 है, आपने उस पर $40 टैक्स दिया तो आपको 160 मिलेगा. दैट इज इफ यू सेल इट विद इन अ ईयर. ठीक है. अगर आप जो भी खरीदते हो उसको 12 महीने से ज़्यादा रखते हो तो वो आप फिर उस पर कैपिटल गेन टैक्स जो दोगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा. व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स? दैट वेरीज बिटवीन 0 to 20%. अगर आपकी सैलरी 74,000 से कम है, समथिंग लाइक दैट, तो ज़ीरो है. अगर आप 74 से 400 सम तक, 422,000 तक देख लेना गूगल करके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 422,000 तक कमा रहे हो तो 15% है. इफ़ यू आर मेकिंग मोर देन 422 तो वो 20% है. सो टिपिकली डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी सैलरी है, यू सेव 20 to 25-30%, even all of it if you're making less than 75,000, if you hold it for long term. When is the right time to sell your stocks? Never. Until unless आपको पैसे चाहिए, आप 60s में पहुंच रहे हो, तो that is the only time you should be selling stocks. वरना you should never sell your investment because this is basically your retirement money. चाहे आप जैसे मर्जी, चाहे ये Roth IRA है, चाहे 401k है, चाहे आपका brokerage account है. Live below your means, try to save as much as you can and contribute it. क्योंकि आपको गवर्नमेंट से कोई रिटायरमेंट नहीं मिलनी, यही आपकी सेविंग है. अच्छा, अब आता है कि जी कंपाउंडिंग क्या चीज़ है. अच्छा, कंपाउंडिंग ये है यार कि आप लेट्स से स्टॉक मार्केट जो है ना, S&P 500, वो पिछले 120 साल में, मैं 5 साल 10 साल की बात नहीं कर रहा, पिछले 120 साल में ना इट ग्रू एट एवरेज बिटवीन 8 to 10%. इसका ये मतलब है कि कभी 20% ऊपर चढ़ी, फिर अगले साल 10% नीचे आ गई, फिर 20% ऊपर चढ़ी. तो व्हेन यू डिड द एवरेज ऑफ ऑल दीज ईयर्स, कोई ऐसा डेकेड नहीं था जिसमें ग्रोथ जो थी वो 8% से कम हो, और एवरेज 8 to 10%, कुछ कुछ अरसों में जो है 10 to 20% भी हुई है. तो नैस्डैक जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर का बताया था, दैट इज मोस्टली बिटवीन 20 to 25% पर ईयर. तो लेट्स डू द मैथ कि अगर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है तो आपका पहले साल $100 इन्वेस्ट किया हुआ जो है वो 110 हो जाएगा. दूसरे साल 110 नहीं हो, 120 नहीं होगा, वो 121 होगा. कंपाउंडिंग है, राइट. अब आपको जो राइज हो रहा है आपके पैसे, वो आपके न्यू प्रिंसिपल पे हो रहे हैं. पहले आपके पास 100 थे तो 10% से 110 हो गए. अब आप उसके ऊपर 10% लोगे तो 110 का 10% $10 नहीं है, $11 है, तो आप 121 लोगे. लेट्स से इट वाज अ गुड ईयर, राइट. तो आपके 40% है, लेट्स से उस साल रिटर्न, तो आप $100 से 140 पे गए. अब उसके अगले साल अगर लेट्स से आपको मज़ीद ग्रोथ हुई है 20%, तो वो 20% का मतलब ये नहीं है कि आप 140 से 160 पे जाओगे, वो 20% 140 का है, और उसका मतलब ये है कि आप 140 से 160 के बजाय 168 पे जाओगे. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. और यू कैन डू द मैथ ऑनलाइन, काफ़ी सारी एक्सेल शीट्स हैं, यू कैन लर्न अबाउट इट ऑन यूट्यूब. इट बेसिकली मीन्स कि आप हर साल अगर $6,000 सेव कर रहे हो तो 10 साल में वो $4 लाख बनता है. Apparently it doesn't seem much, right? $6,000 आपने 10 साल लगाए हैं, और 10% 11% आपको अगर रिटर्न मिल रहा है, तो कितना आपने इन्वेस्ट कितना किया? 66,000. तो 66,000 को या 60,000, सॉरी, 10 ईयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो आपका 400,000 या $4 लाख बन गया, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 to 11%. अब सेकेंड लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, व्हाट इज़ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग. मसला ये है यार, हम लोग सारे न्यूबीज होते हैं, हमें पता कुछ नहीं होता इकोनॉमी का, फाइनेंस का, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग का. तो वी ट्राई टू टाइम द मार्केट. व्हाट डज दैट मीन? वो उसका मतलब ये होता है, हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि जब मार्केट की प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जाए, हम तब जाके शेयर्स खरीदें, स्टॉक्स खरीदें, और जब बहुत ज़्यादा ऊपर जाए तब हम बेचते हैं. ये गलत स्ट्रेटजी है, क्योंकि मैंने भी आप लोगों को बताया कि आपको बेचना नहीं चाहिए. क्यों?
क्योंकि ये आपके रिटायरमेंट के पैसे हैं, until unless you think the company is going bankrupt and it's not going to rise exponentially. And I will do a lot more of these videos as well. तो ये है जी कि आप you're trying to time the market. It's never a good idea. और उसके जब आप व्हेन यू ट्राइंग टू टाइम द मार्केट ना, तो उसके साथ दो बड़े इश्यूज आते हैं. एक आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जब कोई शेयर ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ना, तो दैट इज द टाइम यू बाय इट. वो दैट इज द वर्स्ट टाइम टू बाय अ शेयर और अ स्टॉक. यू शुड नेवर डू दैट. आपने तब खरीदना है जब फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो ना हो, जब पैनिक सेल हो, जिस तरह मार्च में हुआ था अभी पिछले साल, या 2007 2008 में था हाउसिंग बबल, या 99 में था डॉट कॉम बबल. दैट इज द राइट टाइम इफ यू वांट टू बाय मोर. लेकिन हाउ डू यू नो कि दिस इज द एब्सोल्यूट बॉटम और इससे ज़्यादा मजीद नीचे नहीं जाएगा? आप समझ रहे हो नीचे, और अगले दिन 30% और मार्केट नीचे चलेगी, राइट? तो बाय आप टेक्निकली दैट इज़ द राइट टाइम टू बाय, कि जब लोग हर कोई पैनिक सेल कर रहा हो. तो वॉरेन बफे का कोट है यार, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल. वो इसी चीज़ को इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है. अगर आपको ज़्यादा नहीं पता ना, और इफ़ यू नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, इफ़ यूर अ बिगिनर, आई डू नॉट रिकमेंड यू डूइंग एक्टिव स्टॉक पिकिंग एंड टाइमिंग द मार्केट, क्योंकि उसमें आपको अपने इमोशंस को चेक में रखना पड़ता है. एवरीबडी इज पैनिक सेलिंग. जब प्राइसेस नीचे जाते हैं, यू गेट नर्वस एंड यू सेल योर स्टॉक्स. जब ऊपर आता है, देन यू आर सुपर हैप्पी एंड यू ट्राई सेलिंग इट. और मसला ये है कि दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी. एंड व्हाई इज दैट? वॉरेन बफे ने, जो दुनिया का एक टाइम पे सबसे अमीर आदमी और सबसे अच्छा स्टॉक पिकर इन्वेस्टर रहा है, उसने एक बेट लगाई थी 2007 2008 में. एंड यू कैन गूगल ऑल दिस, यू कैन फाइंड द रेफरेंसेस एंड ऑल. आई एम नॉट प्रीटी गुड एट वीडियो एडिटिंग, सो आई कैंट पुट इट इन राइट नाउ. मैं देखूंगा, शायद लिंक्स में डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में. तो उस बेट में ये था कि दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को उसने $1 मिलियन बेट की कि भाई आप अपनी मर्जी के स्टॉक्स पिक करें, अपनी मर्जी के टाइमिंग से आप पिक एंड सेल करें, दुनिया में जहाँ भी हो, जो भी बंदा है वो आ जाए और मार्केट को बीट करके दिखाए. इंडेक्स फंड्स को, जो मैंने आपको S&P 500 की बताई है, राइट, कि आप पिक नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर देखता है अच्छा ये 500 कंपनीज हैं, उनका एक एक टुकड़ा उठा के आप वो सारे बाय कर लेते हो. तो उसने कहा नोबडी कैन बीट द इंडेक्स फंड्स इन द लॉन्ग रन. शॉर्ट टर्म में 1-2 साल कर सकते हो आप, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू कैन बीट इट. 10 साल वो बेट चली. 10 साल के एंड में वो बेट कौन जीता? वॉरेन बफे खुद. और उसने क्या किया था, वो जो $1 मिलियन थे ना उस वक्त बेट के, वो इंडेक्स फंड में डाले थे, और वो मिलियन रफली 2 मिलियन बन गया, और वो सारे वॉरेन बफे भाई साहब ले गए. तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि नोबडी कैन बीट द मार्केट. पैसिव इन्वेस्टिंग इज बेटर देन एक्टिव स्टॉक पिकिंग. हाँ, अब मतलब ये एटलीस्ट ट्रेडिशनली पिछले 100-150 साल से ये स्ट्रैटेजी है. अब अगर आप कहते हो कि नहीं भाई, आई रियली वांट टू टाइम द मार्केट एंड और आई रियली वांट टू डू एक्टिव स्टॉक पिकिंग, मुझे बोरिंग इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग नहीं करनी, इन दैट केस यू should listen to someone, and if you're not an expert, वरना अपनी research करो. I will probably make more videos on how to research balance sheets, how to research companies, how to look into all this. What you're trying to do is you're trying to beat the market, right? अगर आप active stock picking कर रहे हो, the odds are already against you. Statistically, you're more than 90 to 95% likely to fail, क्योंकि वॉरेन बफे के सामने दुनिया के सबसे बड़े टॉप के जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, they couldn't win. तो इमेजिन द स्टैक्स आर दैट हाई, बट आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, एंड यू लाइक नो 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 आई कैन डू इट. तो उसमें फिर ये आता है, आप कंपनीज रिसर्च करते हो, आप उनके स्टॉक्स खरीदते हो. दैट इज़ व्हेन यू डू इट. If you want to do that, if you want to truly do that, I'd recommend listening to an expert or buying a stock advisors company. उसमें जो है मेरी recommendation आपको है कि Motley Fool. I've done a lot of research, and among all the stock recommendations that you get to buy, Motley Fool has the best returns traditionally for the past 20-25 years. कि उनका per year return, it kind of averages out anywhere between 50 to 90%, which is pretty high. कि आपने $100 लगाया है, तो आपका $100 एक साल के बाद let's say 180 है, और 2 साल के बाद उस तरह, तो 80%. अब आप 100 से 110 पे जा रहे थे, लेकिन all of a sudden you're going from 100 to 80. उसकी वजह ये कि ये ज़्यादातर ग्रोथ कंपनीज को देखते हैं. आपको जब वो नई रिलेटिवली नहीं होती हैं, या उनमें कुछ बड़ा होने वाला आता है,
उससे पहले आपको रिकमेंड करते हैं, उनकी पूरी एक रिसर्च टीम है, यू कैन बाय दैट. अगेन दैट इज एक्टिव स्टॉक पिकिंग. एक्टिव स्टॉक पिकिंग जो होती है दैट्स रिलेटिवली रिस्की. इंडेक्स फंड्स में आपके पास जो होता है डाइवर्सिफिकेशन होती है. नाउ व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? वाओ, दिस लेक्चर इज गेटिंग रियली लॉन्ग. अच्छा चलो, डाइवर्सिफिकेशन यार ये है कि अगर आप एक्टिव स्टॉक पिकिंग कर ही रहे हो तो डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन शेयर, वन स्टॉक. व्हाट यू शुड ट्राई टू डू इज के एट लीस्ट, एट द मिनिमम, इन्वेस्ट इन 20 डिफरेंट कंपनीज. तो इसका मतलब है कि आप नेवर पुट मोर देन 10% ऑफ योर मनी इन ऑफ योर पोर्टफोलियो इन वन मनी. अगर आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने $5 के आपने 20 टुकड़े किए और आपने सारी इन्वेस्टमेंट उन $5 के हिसाब से की है. तो आपने 20 कंपनीज में $5 डाल दिया. तो उससे ये होता है कि अगर एक या दो कंपनीज बैंकरप्ट होती हैं, दिवाली हो गई हैं, तो जो बाकी आपकी 18 कंपनीज हैं या 15 कंपनीज हैं, जब डिपेंडिंग ऑन कितनी कंपनीज बैंकरप्ट हुई हैं, वो हैं और आपका पूरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं डूबता. इट्स अ रिस्की थिंग, इसीलिए मैं एक्टिव स्टॉक पिकिंग सबको रिकमेंड करता हूँ ना करने के लिए. तो मेरा मशवरा सारे बिगिनर्स को, आप लोगों को यही है कि आप पैसिव इन्वेस्टिंग करो यूजिंग इंडेक्स फंड्स, जो कि VOO है, S&P 500 का, या कोई भी आप ले लो, फिडेलिटी का ले लो. बेशुमार इस वक्त मार्केट में मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा S&P 500 के. और नैस्डैक का जो मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा है वो QQQ है. अब आती है जी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि टाइमिंग द मार्केट इज बैड स्ट्रेटजी. देयर इज पैनिक सेल, देयर इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. यू डोंट नो कि आप कब, व्हेन यू आर एट द रॉक बॉटम और व्हेन यू आर एट द पीक. तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक स्ट्रेटजी है. उसका मतलब ये है कि यू आर नॉट ट्राइंग टू टाइम द मार्केट. आप एक फिक्स्ड डॉलर अमाउंट हर महीने, हर हफ्ते, हर 4 दिन बाद, वट एवर फ्रीक्वेंसी यू वांट टू यूज़, आप मार्केट में डाल रहे हो और उसके आप इंडेक्स फंड्स ले रहे हो. तो उससे क्या होता है कि मार्केट अगर ऊपर गई हुई है तो आपके इंडेक्स फंड्स जो हैं वो महंगे. तो आप $1,000 के लेट्स से 10 शेयर खरीद रहे हो, लेकिन जब मार्केट नीचे आई है और आप उसी $1,000 के अब 20 शेयर्स खरीद रहे हो क्योंकि मार्केट नीचे आई, तो ऑन इन द लॉन्ग रन, ऑन अ स्पैन ऑफ 5 to 20 years, इट एवरेजेस आउट एंड यू आर एट एडवांटेज. इसकी काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है. यू कैन लर्न अ लॉट मोर अबाउट इट, रीड लॉट मोर. डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो है उसमें ये प्रूव करता है कि इफ़ यू टाइम्ड द मार्केट ईच वन टाइम, समहाउ यू न्यू दिस इज़ द रॉक बॉटम. और उसके मुकाबले में अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हो कि एट एवरी मंथ और एवरी वीक, जो भी आप फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हो, आप फिक्स डॉलर अमाउंट के इंडेक्स फंड्स ले रहे हो, तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एंड इट्स अप वेरी क्लोज. ठीक है. तो वी कैंट time the market, we can't invest in the rock bottoms, but we can do that by using dollar cost averaging or come as close to that as humanly possible. तो अब आपसे वापस आते हैं पूरी इतनी लंबी डिस्कशन के बाद कि आप एक नए अटेंडिंग हो, रेजिडेंट हो, फेलो. अगर आप रेजिडेंट या फेलो हो तो मेरा आपको मशवरा ये है कि हर महीने पे चेक से, अनलेस यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी विच यू शुडंट, और आप या घर दे रहे हो पैसे, किसी और की हेल्प कर रहे हो, विच यू एब्सोल्युटली शुड, लेकिन थोड़े बहुत जो पैसे बचते हैं पहले तो अपने रॉथ आईआरए में डालो. वो आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन है, उस पर आपको कैपिटल गेंस में नहीं कुछ भी देना पड़ता. प्री टैक्स निकाल सकते हो तो जो निकाल सकते हो प्री टैक्स निकालो, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि आपकी जेब से $60 to $70 निकल रहे हैं, लेकिन आपके रिटायरमेंट में $100 जा रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट कैपिटल. तो $200 से $300 मेरा ख्याल है यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट, let's say $200 pre-tax in your 401k accounts as a resident, or $200 per month after tax in your Roth IRA account. Roth IRA जो है वो मैंने आपको जैसे भी बताया वो सारी आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन होती है. ऑनेस्टली बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ Roth IRA में पैसे डाल रहे होते हैं एज अ रेजिडेंट और फेलो. वो क्योंकि 6,000 उसकी लिमिट है, आप वही कर लो तो बड़ी बात है एज अ ट्रेनी. और उसका फ़ायदा ये है कि जब आप ग्रेजुएट हो गए आपको रियलाइज़ नहीं होगा आपके अकाउंट में ऑल ऑफ अ सडन 3 4 5 साल 6 साल की ट्रेनिंग के बाद यू आर 50,000 200,000 इन देयर. तो आपके लिए घर लेना, गाड़ी लेना, आपको पैसे जोड़ने मुश्किल नहीं होंगे. जैसा पाकिस्तान में नहीं होता कमेटी डाल लेते हैं, तो उसी तरह की आप कमेटी डाल रहे थे और वो कमेटी आपकी वापस निकल जाती है. तो यू कैन यूज़ ऑल दैट मनी फॉर टू बाय अ हाउस इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन या इस तरह के काम करने के लिए. तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो है ना, दैट्स अ बिग थिंग, और इट विल हेल्प यू बिग टाइम यूजिंग इंडेक्स फंड्स. अब आप अटेंडिंग हो तो कोशिश करो कि अपना पे चेक, डिपेंडिंग ऑन आप कितने पैसे बना रहे हो,
5% to 40% अगर कर सकते हो. आई नो पीपल हु डू 50% ऑफ देयर पे चेक. कुछ लोग 5 to 10% ऑफ देयर पे चेक करते हैं. उसमें आप डालो अपने 401k को, तो ऑलवेज मैक्स आउट करो, राइट? जो 19,500 है प्री टैक्स. अपने रॉथ आईआरए में इफ़ यू आर मेकिंग मोर देन द लिमिट्स 130 एज अ सिंगल और 200,000 समथिंग एज अ कपल, तो उसमें फिर ये है कि उसको रॉथ आईआरए कन्वर्जन, बैकडोर कन्वर्जन करके 6,000 उसमें डाल लो. आपने प्री टैक्स कर दिया. आफ्टर टैक्स जो है वो आप कर सकते हो कि 401k आफ्टर टैक्स डालो और उसके रॉथ कन्वर्जन कर लो, ताकि कल को आपको उसके कैपिटल गेन्स पे टैक्स ना देना पड़े. और अपना ब्रोकरेज अकाउंट बनाओ. अगर आपके पास अभी भी पैसे बचते हैं सबके बाद, तो अपना ब्रोकरेज अकाउंट बनाओ, ताकि आपकी कोशिश ये हो कि जो आपका रिटायरमेंट गोल है वो यू शुड अचीव दैट रिटायरमेंट गोल as soon as possible. क्योंकि फ़ायदा ये है कि let's say if you reach your retirement goal by investing early with good कैपिटल गेन्स, तो आप 4-5 साल बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो और रिटायर हो सकते हो, और उसके बाद दुनिया के जहाँ मर्जी जिस मर्जी कोने में जाके जो मर्जी करो, राइट? तो फिर आपकी यही है कि ये जो आपके रिसोर्सेज हैं, रॉथ आईआरए, रॉथ 401k, 401k, 403b, 457b, योर ओन ब्रोकरेज अकाउंट, या आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है, हेल्थ सेविंग्स अकाउंट, उसमें इतने बन जाते हैं पैसे आपके के you can retire early if you really want to, and you don't need to go under the grind of working as a crazy attendings. क्योंकि even as attendings जो बहुत से depending on आपकी speciality में हो, hours बहुत ज़्यादा हैं, you can cut down ज़्यादा ह्यूमनली नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो. तो ये पूरी एक मूवमेंट है अमेरिका में, जो कि यहाँ के टीनेजर्स को भी पता है, 20s में भी लोगों को पता होती है, हम लोगों को ही नहीं पता होती. फायर मूवमेंट उसे कहते हैं, यू नो. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली. तो यू कैन अगेन गूगल इट, रीड मोर अबाउट इट, और उसमें सारा पता लग जाता है कि कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए. आई आई विल लेट यू गाइज रीड मोर अबाउट इट कि आपके फायर मूवमेंट के हिसाब से हाउ मच यू नीड टू एक्यूमुलेट इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिफोर यू कैन थिंक ऑन रिटायरिंग. वो डिपेंड करता है कि आपको कितने पैसे पर मंथ चाहिए, आप कितने कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसके मुताबिक वो आपको नंबर देते हैं कि आपका इतने का पोर्टफोलियो होना चाहिए. चलो, देर वॉज अ लॉट ऑफ कंटेंट इन दिस वीडियो. थोड़ा हटके थी, हम लोगों की मेडिकल एजुकेशन कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन आई थिंक दिस वॉज एन इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आई फील अनफॉर्चुनेटली वी आर टेकन एडवांटेज अ लॉट. यू नो, ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स और यहाँ के ये लोग बड़े तेज़ होते हैं यार, इनको बड़ा कुछ आता है, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें कहेंगे आपके अगेंस्ट, आपको म्यूचुअल फंड्स दे देंगे, आपके फंड्स मैनेज करेंगे, उसमें 2-4% अपनी फीस निकाल रहे हैं, आपको पता ही नहीं होता, और इस तरह की चीज़ें. तो थोड़ा बहुत बेसिक्स, आई होप दिस वीडियो गेव यू सम इनसाइट, सम इन्फॉर्मेशन. और उससे ये है कि आई विल ट्राई टू डू मोर वीडियोज़ ऑन द फाइनेंशियल साइड एज वेल. लेकिन होपफुली दिस हेल्प्स. If it did, please like the video, subscribe to the channel, share it with others, and like I always say, always work hard, never give up, never lose hope. We'll talk later. Bye.